स्टूडेंट्स। चलिए, तो पिछले वीडियो में हम लोग मोनेरा जगत के लक्षणों के बारे में देखे थे और इस वीडियो में हम बात करेंगे मोनेरा जगत का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए हम 2.1 मोनेरा जगत पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि मोनेरा जगत को कितने वर्गों में बांटा गया। ठीक है, तो याद रखेंगे मोनेरा जगत को जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। ठीक है, याद रखेंगे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, इन दो महासमूहों में जो है मोनेरा जगत को बांटा गया। आर्की बैक्टीरिया को हम आद्य जीवाणु, ठीक है, या आद्य बैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्लियर हो गया, जिसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है। लवण प्रिय आर्की बैक्टीरिया, मेथेनोजिनस आर्की बैक्टीरिया और थर्मो एसिडोफिलस आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, इसी प्रकार जो यू बैक्टीरिया है, ठीक है, इसको भी क्या किया गया है, 2 महासमूहों में बांटा गया है। पहला है जीवाणु या बैक्टीरिया और दूसरा है साइनोबैक्टीरिया, जिसको नीलहरित शैवाल कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम या फिर उसको हम लोग साइनो जीवाणु भी बोलते हैं, जो कि जीवाणु और शैवाल का एक क्या है, सहजीवी रूप है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद हम फिर आगे बात करेंगे जो है यू बैक्टीरिया के बारे में। चलिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आर्की बैक्टीरिया है क्या। तो अभी आप लोग को बताया गया है कि जो आर्की बैक्टीरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आद्य जीवाणु या पुरातन जीवाणु भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया को हम आद्य जीवाणु या पुरातन जीवाणु भी बोलते हैं। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद आगे देखते हैं इनका लक्षण। देखो आर्की बैक्टीरिया के क्या क्या लक्षण है, पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया का पहला लक्षण है कोशिका भित्ति। देखिए, आर्की बैक्टीरिया का पहला लक्षण है कोशिका भित्ति। यहाँ पे हमको बताना है कि आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। जैसे हमने मोनेरा जगत के लक्षण पढ़ा कि मोनेरा जगत के जीवों की कोशिका भित्ति म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है ना। ठीक उसी प्रकार आर्की बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन। ये देखिए, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन की बनी होती है। क्लियर हो गया, समझ में आया सबको। उसके बाद याद रखेंगे आर्की बैक्टीरिया है ना कब जीवित रह पाते हैं। तो देखिए आर्की बैक्टीरिया में क्या होता है, जो कोशिका भित्ति होती है उसमें पेप्टाइडो है ना, मतलब पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन की कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, और इनकी कोशिका के चारों ओर, समझ में आ रही सबको। ठीक है, कोशिका के चारों ओर दूसरा है लिपिड की कोशिका झिल्ली पाई जाती है ना। इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। और याद रखेंगे इनकी कोशिका झिल्ली में पेप्टाइडोग्लाइकान्स या कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकान्स नहीं पाया जाता। समझ में आया। और इस कोशिका झिल्ली है ना, लिपिड की बनी कोशिका झिल्ली की उपस्थिति के कारण, ठीक है, जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो अम्लीय माध्यम में है ना, वो अम्लीय माध्यम में क्या होते हैं, जीवित रह पाते हैं। समझ में आ सबको। ठीक है, मतलब इसी लिपिड की बनी इसी कोशिका झिल्ली की उपस्थिति के कारण जो आर्की बैक्टीरिया है वो अत्यधिक ताप या अत्यधिक पीएच या अत्यधिक अम्लीय माध्यम में भी क्या हो सकता है, जीवित रह सकता है। समझ में आ सबको। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला लक्षण देखेंगे तो ये क्या होते हैं, किसी भी स्थान में सरलता पूर्वक रह जाते हैं। ठीक है, मतलब जीवित रह लेते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आया सबको। इसलिए देखिए क्योंकि ये क्या होते हैं है ना, इनको हम लोग आद्य जीवाणु या पुरातन या प्राचीन जीवाणु बोलते हैं ना, इसलिए आर्की बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, जीवित जीवाश्म कहा जाता है ना, मतलब पहले के जीवों के अवशेष के रूप में इनको माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। समझ में आई सबको। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे आर्की बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। वास स्थान, ठीक है, वास स्थान जिस अर्थात अपना निवास, आर्की बैक्टीरियाओं का जो निवास स्थान होता है, कहाँ कहाँ ये रहते हैं, उसके आधार पर हमने आर्की बैक्टीरिया को 3 भागों में बांटा है ना। जब वो
वो लवणी मृदा या लवणी स्थान पर होते हैं तो उसको लवण प्रिय आर्किबैक्टीरिया बोलते हैं, है ना। और जब, है ना, वो क्या होते हैं, दलदली स्थानों पर रहते हैं, ठीक है, या मीथेन गैस को उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया को हमने क्या कहा, मेथिनोजिनस आर्किबैक्टीरिया कहा, ठीक है। और ये अगला आता है थर्मोएसिडोफिल्स, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम लोग थर्मो मतलब ताप, एसिडो मतलब अम्ल, है ना, तो क्या बोलते हैं इसको, ताप अम्ल प्रिय आर्किबैक्टीरिया बोलते हैं। तो इस प्रकार से आर्किबैक्टीरिया 3 प्रकार का हो गया। चलिए सबसे पहला देखते हैं लवण प्रिय आर्किबैक्टीरिया। देखिए लवण प्रिय आर्किबैक्टीरिया किसको बोलते हैं, तो ऐसे ये इस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो अधिक, है ना, मतलब जहाँ ऐसे स्थानों पर रहते हैं या ऐसे स्थानों पर वास करते हैं जहाँ पे क्या होते हैं, नमक की सांद्रता अधिक होती है ना, या जहाँ पर क्या होते हैं, नमक की सांद्रता वाले विलयन रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्थानों पर जो है लवण प्रिय बैक्टीरिया उगते हैं। क्लियर हो गया। और ये अवायवीय प्रकृति के होते हैं। अवायवीय प्रकृति के मतलब ये वायु में नहीं पाया जाता, ठीक है, समझ में आया, केवल क्या होते हैं, अधिक नमक की सांद्रता युक्त विलयनों में ही पाए जाते हैं। क्लियर हुई सबको। उसके बाद क्या होते हैं, ये जो आर्किबैक्टीरिया होते हैं, जब इनमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है, तो इनकी जो ये कोशिका झिल्ली है ना, लिपिड की बनी कोशिका झिल्ली, वो बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, लिपिड की बनी कोशिका झिल्ली बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाती है, जो अप्रकाश संश्लेषी प्रक्रियाओं के दौरान भी एटीपी का संश्लेषण करके अपनी ऊर्जा प्राप्त कर लेती है। समझ में आया, ठीक है। और इस प्रकार के बैक्टीरिया का उदाहरण है हेलोबैक्टीरियम। ये देखिए हेलोबैक्टीरियम, हेलो मतलब होता है लवण, बैक्टीरियम मतलब आर्किबैक्टीरियम। कितना इजी नाम है, हेलोबैक्टीरियम। उसके अलावा और भी है हेलोकॉकस, ये है ना, हेलोबैक्टीरियम है, हेलोकॉकस, इसको बोलते हैं लवण प्रिय, है ना। उसके बाद अगला देखेंगे मेथेनोजीनस। तो मेथेनोजीनस आर्किबैक्टीरिया किसको बोलते हैं, तो यह भी अवायवीय जीवाणु होते हैं, मतलब ये खुली वातावरण में नहीं पाया जाता, ठीक है, अवायवीय जीवाणु होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए इन जीवाणुओं की विशेषता होती है कि ऐसे स्थलों पर पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे स्थलों पर पाए जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, अम्लीय स्थिति, ठीक है, समझ में आया, जहाँ का वातावरण कैसा हो, अम्लीय हो, ठीक है। तो मेथेनोजीनस अवायवीय होते हैं और ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक हो या फिर हार्मिक अम्ल की सांद्रता अधिक हो या अम्लीय वातावरण में पाया जाता है, ठीक है। और अम्लीय वातावरण में रहकर ये क्या उत्पन्न करते हैं, मीथेन गैस, ठीक है, अम्लीय वातावरण में पाए जाते हैं, साथ ही मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए इस प्रकार के जीवाणु 2 स्थानों पर पाए जाते हैं। एक होता है ना, दलदली भूमि पर, ठीक है, दलदली भूमि पर, और दूसरा होता है जंतुओं के आमाशय में। देखिए जो मेथिनोजीनस जीवाणु होता है वो कहाँ पाया जाता है, या तो दलदली भूमि पर पाया जाता है या पशुओं के आमाशय में पाया जाता है, ठीक है। और पशुओं के आमाशय में क्या कार्य करते हैं, पशुओं के आमाशय में ये सेल्यूलोज का पाचन करता है, ठीक है, पशुओं के आमाशय में सेल्यूलोज का पाचन करता है और सेल्यूलोज का पाचन करके मीथेन गैस का उत्पादन करता है, ठीक है। यही कारण है कि जो गाय भैंस होते हैं उनके जो गोबर होते हैं वो क्या होते हैं, ज्वलनशील होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके आमाशय में क्या पाया जाता है, आर्किबैक्टीरिया, सॉरी मेथिनोजीनस आर्किबैक्टीरिया पाया जाता है, जो है ना उनके आमाशय में, मतलब उनके द्वारा खाए गए, ठीक है, भोज्य पदार्थों उपस्थित सेल्यूलोज का पाचन करते हैं, मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं, जिससे उनके गोबर में मीथेन गैस की उपस्थिति होती है। और जब गोबर से कंडे बनाकर उसको जलाया जाता है तो मीथेन गैस की उत्पत्ति, है ना, उपस्थिति के कारण वे क्या होते हैं, जलने लगते हैं। समझ में आया सभी को, ठीक है। तो इतना आप लोग इसके अंतर्गत याद रखेंगे। और इसका उदाहरण क्या है, मेथिनोजीनस का, तो याद रखेंगे इनको हम लोग बोलते हैं मेथिनोकॉकस। ये देखिए मेथिनोकॉकस आर्किबैक्टीरिया, उसके बाद मेथिनोबैक्टीरियम, जैसे यहाँ हेलोबैक्टीरियम लिखे ना वैसे मेथिनोबैक्टीरियम भी लिख सकते हैं। समझ में आया सबको।
अगला है थर्मो एसिडोफिल्स। ठीक है, थर्मो एसिडोफिल्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ताप अम्लीय आर्की बैक्टीरिया। अब देखिए ताप अम्लीय आर्की बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, है ना। तो ये ऐसे देखिए ये दोनों तो अवायवीय वातावरण में पाया जाते हैं, लेकिन ये वायवीय वातावरण में भी पाया जाता है और अवायवीय वातावरण में भी पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या होते हैं, सभी गर्म पानी के जो जितने भी स्रोत होते हैं, है ना, गर्म पानी के जितने भी स्रोत होते हैं वहां पाया जाता है ना। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, थर्मो, है ना, थर्मो एसिडोफिल्स। तो याद रखेंगे ये वायवीय तथा अवायवीय स्थानों पर पाए जाते हैं, सल्फर युक्त स्थानों पर पाए जाते हैं, उसके बाद गर्म पानी के स्रोत पर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सल्फर युक्त स्थानों पर क्या कर देते हैं, सल्फर को सल्फर अम्ल में बदल देते हैं। ये देखिए सल्फर को गंधक अम्ल, है ना, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल देते हैं। समझ में आया, ऑक्सीकृत कर देते हैं, जिसके कारण जहाँ ये रहता है वहां का वातावरण अम्लीय हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया, क्योंकि ये गर्म पानी के स्रोतों पर पाया जाता है ना, और सल्फर युक्त स्थानों पर सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और इसका उदाहरण है थर्मोप्लाज्मा। ठीक है, थर्मोप्लाज्मा एक ऐसा आर्की बैक्टीरिया है जो थर्मो एसिडोफिल्स के अंतर्गत आता है। चलिए यहाँ तक सभी को समझ में आया। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। अब देखिए आर्की बैक्टीरिया का हम उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। देखिए आर्की बैक्टीरिया का क्या उपयोगिता है, तो पहला गोबर से गोबर गैस तैयार करने में आर्की बैक्टीरिया का उत्पादन करते हैं। जैसे आप लोग गोबर गैस संयंत्र देखे होंगे जिसको जैव गैस संयंत्र भी बोलते हैं। जैव गैस संयंत्र में पशुओं के मल मूत्र उत्सर्जित पदार्थों को संग्रह करके डाला जाता है और मीथेन गैस का उत्पादन किया जाता है। तो उस स्थिति में मीथेन गैस का उत्पादन करने के लिए गोबर गैस संयंत्र में आर्की बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। समझ में आया। उसके बाद दूसरा है जुगाली करने वाले जानवर। जुगाली करने वाले जानवर कहने का मतलब जैसे कि पशु है, गाय भैंस, ये क्या करते हैं, एक बार चारा को, है ना, चबा के ग्रहण करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, है ना, अमाशय में गए हुए भोजन को पुनः मुंह पे लाते हैं और मुंह पे लाके उनका क्या करते हैं, पुनः अच्छे से उनको बार बार चबाते रहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जुगाली करना। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है, जुगाली करने वाले जो जंतु होते हैं उनके अमाशय में आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है जो सेल्यूलोज का किण्वन कर देता है। ठीक है, और मीथेन गैस का उत्पादन करता है। तो ये रहा आप लोग का आर्की बैक्टीरिया जिसको हम आद्य जीवाणु कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया में क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले क्या आता है, यू बैक्टीरिया का प्रथम समूह क्या है ना, यू बैक्टीरिया का प्रथम महासमूह है जीवाणु। तो आगे हम लोग जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया का प्रथम समूह जीवाणु आएगा। तो चलिए जीवाणु का लक्षण वगैरह देख लेते हैं, है ना। तो यू बैक्टीरिया के अंतर्गत प्रथम समूह आता है जीवाणु। और देखिए जीवाणु किसको बोलते हैं, तो जीवाणु का पहला, है ना, आप जानते हो कि जीवाणु जो होता है वो, है ना, सबसे सरल जीव होता है, यह एक कोशिकीय होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला होता है। या सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि जीवाणु एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सरल जीव होते हैं, है ना, जो कि अप्रकाश संश्लेषी होते हैं, मतलब इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं पाई जाती और ये दूसरे जीवों के, है ना, शरीर के अंदर या बाहर रहकर, ठीक है, मतलब दूसरे परपोषी, है ना, मतलब पोषी जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर क्या करते हैं, ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो उनको कहते हैं जीवाणु। समझ में आ सबको। चलिए उसके बाद हम जीवाणुओं के कुछ लक्षण देख लेते हैं कि जीवाणुओं की क्या क्या लक्षण है। देखिए तो जीवाणुओं के लक्षण के अंतर्गत पहला लक्षण आता है कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति में आपको बताना है कि जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो किन की बनी होती है ना। तो याद रखेंगे इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ठीक है, इन जीवाणुओं की जो देखिए अभी हमने देखा मोनेरा जगत के जीवों की कोशिका भित्ति म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकान की, है ना, आर्की बैक्टीरिया का पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन की, और जीवाणुओं का जो कोशिका भित्ति है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा
देखो ये तो कंपलसरी है कि इनमें कोशिकाओं की संख्या 1 होती है और केंद्रीय झिल्ली इसमें अनुपस्थित होती है। ये हम पहले बोल चुके हैं क्योंकि हम पहले बता दिए कि एक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा लक्षण देखते हैं। दूसरा लक्षण देखेंगे पोषण। ठीक है, तो पोषण में हम लोग देखेंगे तो कुछ जीवाणु क्या होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं और कुछ जीवाणु जो है परपोषी भी होते हैं, है ना। लेकिन जो अधिक आप लोग बुक में देखेंगे, बुक में यहाँ पे जो है ना, मतलब बुक में आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग ध्यान रखना वहाँ पे वो गलत छपा है, स्वपोषी छपा है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि जो जीवाणु होते हैं उसमें अधिकांश जीवाणु है ना परपोषी प्रकृति के होते हैं और कुछ जीवाणु जो है स्वपोषी होते हैं। समझ में आई सभी को? ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो पौधों के समान विटामिन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो है ना, जीवाणुओं में क्या होती है, पौधों के समान विटामिनों को संश्लेषित करने की भी क्षमता पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा और भी देख सकते हैं। देखिए जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, पोषक पदार्थों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे हम पोषक पदार्थों को ठोस वगैरह के रूप में ग्रहण करते हैं, ठोस द्रव के रूप में हम ग्रहण करते हैं, लेकिन ये केवल घोल के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे है ना, कुछ जीवाणु क्या करते हैं, है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ठीक है, ये आप लोग को पूर्व में भी और पढ़ा चुकी हूँ, समझ में आया। तो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ठीक है, उसके अलावा चलिए तो इतना आप पढ़िए, उसके बाद आगे जो आएगा उसको मैं इसके आर्थिक महत्व के अंतर्गत बताऊंगी। तो ये हुआ जीवाणुओं के लक्षण। ठीक है, चलिए उसके बाद याद रखेंगे कि जीवाणु शब्द का सर्वप्रथम है ना, जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो देखिए जीवाणुओं की खोज का जो श्रेय है वो सब है ना किसको जाता है, तो हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। देखिए जीवाणु की खोज का श्रेय किनको जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ को। ठीक है, इन्होंने क्या किया, देखिए 10 जून 1675 को, ठीक है 10 जून 1675 को संदूषित जल में, ठीक है, जीवाणुओं की उपस्थिति को देखा। क्लियर हो गया, याद रखेंगे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने की कब, 10 जून 1675 में। किसकी खोज की गई, जीवाणु की खोज की गई। इतना आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए जीवाणु कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सभी जानते हैं जीवाणु जो होता है ना, जीवाणुओं की हम लोग उपस्थिति देखें तो जीवाणु जो होता है वो सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी कहने का मतलब जीवाणु सभी स्थानों पर पाया जाता है। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है, हवा, पानी, भूमि एवं प्राकृतिक पदार्थ जैसे दूध में पाया जाता है, फल में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाणुओं को सर्वव्यापी बोलते हैं। कुछ दलहनी पौधों के जड़ों पर पाया जाता है। ठीक है, कोई समुद्रों की गहराई में पाया जाता है ना, कोई चट्टानों के नीचे पाया जाता है, कोई मृदा में पाया जाता है। इसलिए ये क्या है, सर्वव्यापी है। तो इतना अच्छे से पढ़िए, इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जीवाणुओं के प्रकार के अंतर्गत।